सबसे पहले बात करेंगे विकासनगर की, जहां पर सैलाब में 2 युवक फंस गए। सारना नदी में अचानक पानी में उफान आया और बाढ़ में युवक फंस गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों युवकों को निकाला है। सैलाकुई पुलिस ने 2 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया है। तो सारना नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से दोनों फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद दोनों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अरे यहाँ से गलत कर, थोड़ा ऊपर ले जाओ। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं विकासनगर की, जहां पर अचानक पानी में बाढ़ आने की वजह से, नदी में बाढ़ आने की वजह से 2 युवक फंस गए थे, जिसके बाद इन्हें रेस्क्यू किया गया। तो जो बरसाती नदियां होती हैं, तेजी से पानी बढ़ता है, ऐसे में सतर्क रखने की जरूरत भी होती है। हालांकि जैसे ही युवक फंसे फौरन पुलिस को सूचना दी गई और किसी तरीके से रस्सी फेंककर इन्हें बाहर निकाला गया। और बड़ी खबर मऊ से है। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। फर्जी नाम पते पर हथियार लेने का यह पूरा मामला है। मुख्तार समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दक्षिण टोला थाने में एफआईआर दर्ज है। मुख्तार अंसारी ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। जिला जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो फर्जीवाड़ा जो है वो एक के बाद एक खुल रहा है। पहले फर्जी एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया था और एक और फर्जीवाड़े के मामले में मुश्किल बढ़ी है। जिला जज ने याचिका खारिज की है। दरअसल गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज हुई है। फर्जी नाम पते पर हथियार लेने का यह पूरा मामला था। और खुद पर हमले की साजिश रचने के आरोपी शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तबरेज को लखनऊ के लाल कुआं से पकड़ा है। 28 जून को तबरेज राणा पर हाईवे पर हमला हुआ था और इस दौरान उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई। और जब मामले की जांच पड़ताल की गई तो खुद ही वो हमले की साजिश रचने की बात सामने आई। तबरेज ने खुद को साजिश को आरोपी भी माना था। इस साजिश में तबरेज के अलावा 4 अन्य आरोपी भी थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके पहले जेल भेज दिया है। लेकिन तबरेज तभी से फरार चल रहा था। एसओजी की टीम ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया है रायबरेली से। और बड़ी खबर प्रयागराज से भी है। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश आलोक सिन्हा गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर बंसल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। ये बड़ी खबर है। पैसों के लेन देन के विवाद में डॉक्टर बंसल की हत्या हुई थी। प्रयागराज के जाने माने अस्पताल के संचालक थे डॉक्टर बंसल और 4.5 साल पहले डॉक्टर बंसल का चर्चित हत्याकांड का मामला सामने आया था। यूपी एसटीएफ ने 50,000 रुपए के इनामी आलोक सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का मास्टरमाइंड आलोक सिन्हा ही था और प्रयागराज के कीटगंज इलाके से गिरफ्तारी हुई है। वारदात के बाद से ही आलोक सिन्हा फरार चल रहा था। आपको बता दें कि प्रयागराज के मशहूर सर्जन और जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे डॉक्टर AK बंसल। 12 जनवरी साल 2017 को उन्हीं के चैम्बर में ताबड़तोड़ फायरिंग करके अस्पताल के अंदर ही हत्या कर दी गई थी। और गन्ने की फसल पर एफआरपी को 290 रुपए प्रति क्विंटल करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम का आभार जताया। सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने आज गन्ने पर एफआरपी को 290 प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। यह फैसला किसान उन्नयन के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। इससे प्रदेश के 45,44,000 गन्ना किसान लाभान्वित होंगे। आभार प्रधानमंत्री जी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कई घोषणाएं की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। इसके अलावा पराली जनाली को लेकर भी किसानों पर दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। साथ ही नए गन्ना सत्र से बकाया पिछला पूरा भुगतान तुरंत करा दिया जाएगा। गन्ना मूल्य कितना बढ़ाया जाना है ये मुख्यमंत्री जल्द ही तय कर देंगे। किसानों को कई राहत मिली है। ओटीएस स्कीम के बिल के बकाये पर ब्याज में छूट। 20 से 25 अक्टूबर तक चीनी मिलें खोल दी जाएंगी। गन्ना पिराई के नए सत्र में बकाया भुगतान किया जाएगा।
गन्ना किसानों को लेकर यूपी सरकार क्या कर रही है, जानने के लिए हमने यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा से खास बातचीत की। सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के किसानों से लंबा संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और उनकी मांगों पर भी कई बड़े फैसले लिए। हमारे साथ में इस समय गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी मौजूद हैं, जो उस बैठक में किसानों से संवाद में मौजूद रहे। सीधे उनसे जानेंगे क्या अहम फैसले थे जो आज की बैठक में लिए गए, क्या वादे थे किसानों से किए गए। मंत्री जी, जानना चाहेंगे आज संवाद में पहली चीज तो किसानों ने अपनी क्या मांगे रखी? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश भर से आए किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर जिस तरह से संवाद किया है, ये लगातार उनकी एक शानदार पहल है। पिछले 4 वर्षों में कई बार उन्होंने किसानों को बुला करके संवाद किया है और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से लोगों से संवाद करते हैं और एक संवाद का मंत्र जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, चाहे मन की बात के माध्यम से अन्य कार्यक्रमों से समाज के विभिन्न वर्गों से वो बातचीत करते हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और जब किसान, आज बहुत सारे किसानों ने बोला कि मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके हम सीधे मुख्यमंत्री जी के संवाद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी पहल भी है और ये बड़ा स्वागत योग्य कदम भी है। किसान भाइयों ने बहुत उत्साह के साथ अपनी बातों को रखा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ एक एक विषय को नोट किया, एक एक बात को सुना और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसान हित की जो नीतियां हैं, किसानों के लिए जो किए गए काम हैं, उन सब की भूरी भूरी प्रशंसा किसानों के द्वारा की गई। किसान सम्मान निधि हो, बिजली हो, गन्ना हो, धान खरीद हो, गेहूं खरीद हो, तमाम विषयों पर किसानों ने बहुत एक अलग अंदाज में सरकार की प्रशंसा की है और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी के सुझाव आमंत्रित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसान की आय दोगुना करनी है और उस तरफ प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर के लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन किसान की आय दोगुना हो, इसके लिए कोई और महत्वपूर्ण सुझाव यदि किसान भाइयों के पास है तो होते हैं। किसान भाइयों ने बहुत खुल करके अपनी बातों को रखा है और मैं कह सकता हूँ जो भी विषय किसान भाइयों के द्वारा रखे गए हैं, उन तमाम विषयों पर बहुत गंभीरता से विचार करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई है और मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, इसीलिए भी कि मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ, एक किसान का बेटा हूँ और जिस प्रकार संवाद, सम्मान सबके साथ किसानों के कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़े, ये बहुत स्वागत योग्य है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी चुनाव से पहले जातिगत वोटों को साधने की कवायद तेज हो गई है। सपा ने प्रदेश में किसान पटेल यात्रा निकालने का ऐलान किया है और सपा की किसान पटेल यात्रा 29 अगस्त से सीतापुर के महमूदाबाद से शुरू होकर 31 अक्टूबर को प्रयागराज में यात्रा का समापन होगा। किसान पटेल यात्रा के जरिए सपा पिछड़ा वर्ग और किसानों को एक साथ साधने की कोशिश करेगी। ये यात्रा सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की अगुवाई में निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए सपा प्रदेश की किसान विरोधी नीतियों का खुलासा करने का दावा कर रही है। अपने 4 दिवसीय यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच रहे हैं। 26 अगस्त से 29 अगस्त तक राष्ट्रपति का यह दौरा रहेगा। इस दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लखनऊ के साथ साथ गोरखपुर और अयोध्या भी राष्ट्रपति जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यूपी दौरा। 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है, दरअसल वो तैयारी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर, जो 4 दिवसीय दौरे पर यूपी आ रहे हैं और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और बृहस्पतिवार सुबह उनका विशेष विमान 11 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर उतरेगा। वहां से राष्ट्रपति सीधे राजभवन जाएंगे, जहां पर भोजन और विश्राम करने के बाद शाम को 5 बजे BBAU के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति शुक्रवार को सुबह सरोजनी नगर स्थित सैनिक स्कूल में जाकर वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। इसी दिन शाम को 5 बजे राष्ट्रपति PGI के 26वें दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।
26 अगस्त से 29 अगस्त तक यूपी दौरा। 26 अगस्त को 11 बजे लखनऊ पहुंचेंगे राष्ट्रपति। एयरपोर्ट से राजभवन जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। लखनऊ के अलावा गोरखपुर और अयोध्या भी जाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। वहीं आला अधिकारियों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लगाई गई हैं। राष्ट्रपति के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और राजधानी उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और सूबे के पर्यटन मंत्री और अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी अयोध्या दौरे पर पहुंचे। राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन और रामायण कॉन्क्लेव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के दौरे पर भी चर्चा हुई। और दिल्ली एनसीआर का इलाका और उसके इलाके में खड़ी हाई राइज बिल्डिंग, जिसमें रहने का सपना हर कोई देखता है और उसके लिए खर्च करता है मोटी रकम। लेकिन जिस तरह से 2 दिन में दिल दहला देने वाली 2 घटनाएं हुई, वो कई सवाल खड़े करती हैं कि क्या ये बिल्डिंग वाकई सुरक्षित है या फिर आपकी जान जोखिम में है। तरक्की की मानक तय करती गगनचुंबी इमारतों की ये अलग अलग तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन 2 दिन के अंदर हुई घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। गाजियाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा, 9वीं मंजिल से गिरकर बच्ची की मौत। गाजियाबाद के कविनगर थाना इलाके के गॉड होम्स सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 12 साल की बच्ची की 9वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची डॉगी से खेल रही थी, वो बालकनी के जाल में फंस गया था और डॉगी को बचाने के चक्कर में बच्ची की 9वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। थाना कविनगर क्षेत्र में गोविंदपुरम चौकी के अंतर्गत आज पुलिस को सूचना मिली कि एक 12 वर्षीय ज्योत्सना नाम की लड़की पुत्री ललित मोहन शर्मा गौर होम्स 9वीं मंजिल पे अपने माता पिता और अपनी दादी के साथ में रहा करती थी। इनके घर में एक कुत्ता जो पेट के रूप में रहता था, आज वो अपने जाल पर आ गया और उसको बचाने के उद्देश्य से जब ये उसके पीछे आई तो डिसबैलेंस होकर के नीचे गिर गई और इनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया है। सिर्फ ये एक हादसा भर नहीं है जो इन आलीशान इमारतों में सुरक्षा के मानकों पर सवाल खड़े करता है, बल्कि एक दिन पहले ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना इलाके में कासा ग्रीन 1 हाउसिंग सोसाइटी में 1 साल के रेवान की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी और यह हादसा उसी दिन हुआ जिस दिन रेवान का जन्मदिन था। इन 2 दर्दनाक हादसों से कई सवाल खड़े होते हैं। हाई राइज बिल्डिंग में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? क्या माना कि धज्जियां उड़ाकर खड़ी हो रही हैं इमारतें? लाखों करोड़ों के फ्लैट में क्या जान जोखिम में है? ये वो सवाल हैं जो इन घटनाओं के बाद उठ खड़े होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इन बड़ी इमारतों में लाखों करोड़ों खर्च करके घर लेता है जिससे उसका परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन जिस तरह से आए दिन घटनाएं होती हैं और जान जाती है, लगता है कि इन हाई राइज बिल्डिंग में जान जोखिम में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और जौनपुर में आज जहरीली मिठाई ने 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। घटना जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के तरेठी गांव का है, जहां पर रक्षाबंधन के मौके पर एक शख्स के घर लाई गई मिठाई खाने के बाद कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। लोगों ने घरेलू इलाज शुरू किया, लेकिन इससे बीमार लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचा और वक्त पर इलाज न मिलने से 3 बच्चों की मौत हो गई। इनमें से एक बच्चे की उम्र 6 साल थी, जबकि 2 बच्चे 5-5 साल के। स्वास्थ्य विभाग के सीएचसी के एमवाईसी से वार्ता भी हुई है। उनका ये कहना था कि प्रथम दृष्टया ये फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है। उनके द्वारा कुछ प्रिकॉशनरी दवाई भी वहाँ पे वितरित कर दी गई है और साफ सफाई के संबंध में जो जरूरी दिशा निर्देश थे उन्हें वहाँ पे दे दिया गया है। शेष जांच की जा रही है, जिसकी स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। यूपी में कई जिलों में बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बलरामपुर की है, जहां राप्ती नदी और पहाड़ी नालों में उफान के कारण जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। दूसरी तस्वीर गोंडा से है, जहां पर घाघरा नदी खतरे के निशान से आसपास बह रही है। वहीं तीसरी तस्वीर श्रावस्ती से है, जहां 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुसीबत में लोगों को डाल दिया है। तो 3 तस्वीरें और ये बता रही हैं कि बाढ़ और बारिश ने किस तरीके से जनजीवन को मुश्किल में डाला है।
बलरामपुर में राप्ती नदी और पहाड़ी नालों में उफान के कारण जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले के तराई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को फसलों का नुकसान हुआ है। तकरीबन 100 गांव राप्ती नदी की कटान की चपेट में है, जिससे स्थानीय लोग कटान और बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने की लगातार जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं पूरे मामले पर एडीएम बाढ़ग्रस्त इलाकों की निगरानी किए जाने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा के 51 अस्पतालों और क्लिनिक को नोटिस जारी किया। ये नोटिस अस्पतालों को कचरा निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमति नहीं होने के कारण दिया गया। सेक्टर 39 नोएडा कोविड अस्पताल को नोटिस दिया गया है। सेक्टर 24 ईएसआईसी अस्पताल भी नोटिस के दायरे में है। सेक्टर 53 बीएम मेडिकल एंड फिजियोथेरेपी नोटिस मिला है। सेक्टर 31 के गरिमा नर्सिंग होम को नोटिस दिया गया। सेक्टर 62 के जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी नोटिस दिया गया है। वहीं सेक्टर 63 के जीवन अस्पताल, सेक्टर 63 का लाइफ लाइन अस्पताल, सेक्टर 35 का मित्र फॉर लाइफ नोटिस के दायरे में है। सेक्टर 93 में नवजीवन मेडिकल सेंटर नोटिस के दायरे में। तो ये तमाम अस्पताल हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है।